हेलो गाइज, वेलकम बैक इन द मोम क्लासेज। और दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये सीरीज़। इसमें हम कवर कर रहे हैं टॉप के 1500 प्रश्नों के बारे में अध्ययन। और ये है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान स्पेशली फॉर रीट के लिए, ये रीट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और बात करें नेक्स्ट, अब तक हमने 100 प्रश्नों पर डिस्कस किया है। आज की वीडियो में 50 प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये जो सीरीज़ है इसमें 1500 प्रश्न कवर किए जाएंगे, जो कि लगभग बात करें तो दोस्तों 30 वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। अब तक 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, अगर वो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया, जिसे हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस कहते हैं, जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस है ये अधिगम के कौन से सिद्धांत से संबंधित है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। पहला ऑप्शन दे रखा है कि व्यवहारवाद के सिद्धांत से, संज्ञात्मक सिद्धांत से, सहचर्यवाद से, या फिर गेस्टलवाद से। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस जो है, सूचना प्रक्रिया है, ये अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा करेक्ट आंसर, इससे संबंधित है। नेक्स्ट बात करें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कि जो सीखने की प्रक्रिया है विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। विद्यार्थी जब कोई भी चीज़ सीखता है उसमें जो त्रुटियां होती है उनसे संबंधित जो भी दृष्टि में हमारा सर्वोत्तम कथन रहेगा वो हमारा राइट आंसर रहेगा। पहला ऑप्शन दे रखा है कि विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। त्रुटियां ऑलमोस्ट सभी विद्यार्थी नहीं अपितु कई विद्यार्थियों से होती है। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग नहीं है। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग नहीं है, ऐसा भी नहीं है। विद्यार्थियों के लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है। त्रुटियां लापरवाही या फिर बिना वजह भी हो सकती है। अगला हमारा जो आंसर रहेगा, कभी कभी विद्यार्थियां त्रुटियां कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। त्रुटियां जो है ये अधिगम प्रक्रिया का भाग नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, यह भी काफी इंपॉर्टेंट। प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है। जब कोई विद्यार्थी प्रयास करता है तो संभवतः उससे त्रुटि हो सकती है। ये जो नियम है ये किस पर आधारित है। आंशिक क्रिया पर, बहुअनुक्रिया पर, मनोवर्ती पर, या फिर सहचर्य परिवर्तन पर। राइट आंसर रहेगा बहुअनुक्रिया। बहुअनुक्रिया है, इसके पार्ट है कौन, प्रयास एवं त्रुटि। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वोत्तम उपयुक्त कथन किसका है। शिक्षा का जो मनोविज्ञान है, एजुकेशन साइकोलॉजी है, इसके संदर्भ में सर्वोत्तम उपयुक्त कथन किसका है, ये हमारा क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। दर्शन शास्त्र की एक शाखा है एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान अध्ययन एवं शिक्षण है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी नंबर पार्ट। शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये मनोविज्ञान की शिक्षा क्षेत्र में एक शाखा है। मनोविज्ञान की शिक्षा क्षेत्र में एक शाखा है। कौन सा विज्ञान, शिक्षा का मनोविज्ञान। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। ए, ब और स तीनों शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ाते हैं, जिनके अलग अलग लक्ष्य है। ए विषय रोचक है, वह भावी जीवन में काम आएगा। बी जो है कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करता है। और स जो है ये परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाए। निष्पादन उपेक्षणा निपुणता का सही क्रम बताइए। इसमें तीनों शिक्षार्थी जो है ये अलग अलग लक्ष्य रख के पढ़ाते हैं। अब इसमें ए, ब और स का जो क्रम है ये किस प्रकार से निर्धारित होगा, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। पहला जो ए भाग है ये विषय रोचक व भावी जीवन है। दूसरा भावी जीवन में काम आएगा। दूसरा है कि कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है। तीसरा जो है ये परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाएं। ये 3 ऑप्शन है। इसमें बात करें तो पहला ऑप्शन दे रखा है ए, ब और स। दूसरा है स, ब व स। स, ब व स निरंतर नहीं होगा, तीनों ऑप्शन मिलकर आएंगे। चौथा है ब, ए और स, और इसके बाद चौथा रखेगा ब, स एवं ए। दोस्तों, इसमें बात करें तो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा
ऑप्शन नंबर डी बै से एवं ए, बै से एवं ए, यानी देखते हैं कि बै किस प्रकार से है और से फिर ए। बै कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना, ये पहला लक्ष्य है। दूसरा, परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाएं, ये दूसरा लक्ष्य है। तीसरा जो लक्ष्य है ये विषय रोचक होना चाहिए और भावी जीवन में काम आना चाहिए। ये तीनों प्रकार लक्ष्य जो है ये क्रम से निर्धारित होंगे, पहला, दूसरा एवं तीसरा। फर्स्ट नंबर पर आएगा कि परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त, ये सेकंड नंबर, और कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना ये फर्स्ट लक्ष्य होगा। तीसरा जो होगा कि विषय रोचक होना चाहिए और भावी जीवन में काम आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया। जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसको किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया कि बाल जो शिक्षा केंद्रित है उसकी ओर किस मनोवैज्ञानिक ने ध्यान केंद्रित किया? कोलर ने, फ्राइड ने, रूसो ने या फिर स्किनर ने? राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रूसो ने, ऑप्शन नंबर सी। रूसो जो मनोवैज्ञानिक है इसने शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा की ओर ध्यान केंद्रित करने पर फोकस किया। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है पुनर्बलन का, उद्दीपन अनुक्रिया का, समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का या फिर उद्दीपन सामान्यीकरण का? राइट आंसर रहेगा कि समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण जो है ये अंतर्दृष्टि अधिगम का परिणाम है। अंतर्दृष्टि अधिगम का परिणाम क्या रहेगा? वो रहेगा समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है जीवन में या फिर जो बालक होता है, विद्यार्थी होता है, उसके जीवन में शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं उनके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो है अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अभिवृद्धि। शारीरिक जो भी परिवर्तन होता है उन सभी के लिए उन शब्दों का प्रयोग है वो अभिवृद्धि के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। क्रिया प्रस्तुत मुख्यतः बल देता है। क्रिया प्रस्तुत जो है ये किस पर बल देता है? शिक्षक पर, वातावरण पर, ऑप्शन नंबर सी रहेगा पुनर्बलन पर या फिर अधिगम सामग्री पर? राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पुनर्बलन पर। क्रिया प्रस्तुत जो है ये मुख्यतः किस पर बल देता है? तो ये देता है दोस्तों पुनर्बलन पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए क्या अनिवार्य है? विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, व्याकरणिक संकल्पनाओं का अधिकाधिक अभ्यास, एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी या फिर भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां होती है वो जो है ये समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है कि ये विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग करें। नेक्स्ट बात करें कि क्रिया प्रस्तुत अनुकूल में पुनर्बलन निर्भर करता है। अभी हमने देखा कि क्रिया प्रस्तुत जो है ये मुख्यतः किस पर बल देता है? ये पुनर्बलन पर देता है। ये पुनर्बलन जो है ये किस पर निर्भर करता है? उद्दीपक की प्रकृति पर, अनुक्रिया की प्रकृति पर या फिर एवं व दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों ये जो है क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन जो है ये पुनर्बलन पर किस पर निर्भर करता है? ये अनुक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें कि विभिन्नता का नियम किसने प्रतिपादित किया? विभिन्नता है इसका नियम किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने, सोर्सन ने, पावलोव ने या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर की बात करें तो विभिन्नता जो डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस का जो लॉ है ये प्रतिपादित करने वाले जो मुख्य मनोवैज्ञानिक है वो डार्विन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करें कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक से अधिक उपयोगी सिद्धांत है। धीमी गति से सीखने वाले यानी कुछ बालक ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर उनके सीखने की जो प्रक्रिया है वो मंद रहती है, तो उनके सीखने के वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? कोलर का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, हल का सिद्धांत या फिर थर्स्टन का सिद्धांत?
दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है ये धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादित हुआ? तो 1912 में जिस संप्रदाय का प्रतिपादित हुआ वो है गेस्टलार्ट का संप्रदाय, प्रेरक संप्रदाय, मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय या फिर सहचर्यवाद का संप्रदाय। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1912 के अंदर जिस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ वो है गेस्टाल्ट का संप्रदाय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। निम्न में से किससे ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों में से शक्तिशाली व कमजोर होता है? ऐच्छिक जो व्यवहार होता है उसके परिणाम जो होते हैं शक्तिशाली व कमजोर होता है। प्राचीन अनुभव के कारण, क्रिया प्रसूत के कारण, सूझ अधिगम के कारण या फिर स्वतः अधिगम के कारण। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा क्रिया प्रसूत के कारण। क्रिया प्रसूत के कारण जो ऐच्छिक व्यवहार है ये परिणामों में शक्तिशाली व कमजोर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें कि जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? जेम्स ड्रेवर नामक मनोवैज्ञानिक जो है इसने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? अशुद्ध विज्ञान, आंशिक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान या फिर व्यस्त का शुद्ध विज्ञान। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शुद्ध विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। जेम्स ड्रेवर जो नामक वैज्ञानिक है इसने मनोविज्ञान को एकदम शुद्ध विज्ञान माना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। सीखने का करना कौन से पक्ष से संबंधित है? सीखने में जो करना होता है, जैसे कोई भी कार्य हम सीख रहे हैं उसमें जो करना होता है, जो काम हमें करना होता है, डू जो करना होता है, सीखने का गतिक क्षेत्र, सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सीखने का संज्ञात्मक क्षेत्र या फिर सीखने का भावात्मक क्षेत्र। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने का गतिक क्षेत्र जो होता है ये सीखने में करने से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से चिंपैंजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? चिंपैंजी जो बंदर होता है उस पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? कोफका द्वारा, वर्दीमई के द्वारा, कोलर के द्वारा या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा चिंपैंजियों पर जो सर्वाधिक प्रयोग किए हैं, सबसे अधिक प्रयोग किए हैं वो किए हैं कोलर के द्वारा चिंपैंजियों पर प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। बच्चों के संज्ञात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? यानी बच्चों का जो संज्ञात्मक विकास है उसे सबसे अच्छे तरीके से किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में। ऑप्शन नंबर सी रहेगा ऑडिटोरियम में या फिर गृह में। विद्यालय एवं जो कक्षा होती है उसमें बच्चों की जो संज्ञात्मक विकास है उसको सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इम्पोर्टेंट फॉर ए टीचर, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट फॉर टीचर, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। इसमें दोस्तों बात करिए कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, क्या एक शिक्षक के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है? कक्षा में समन्वयवर्ती होना या फिर विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना या फिर एक सुवक्ता होना। सुवक्ता यानी एक अच्छा बोलने वाला, भाषण देने वाला। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा कि एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि विद्यार्थी अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही एक शिक्षक के पास आता है और शिक्षक उन कठिनाइयों को दूर करता है। यही सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक का कार्य है। गेट्स जो है इनके अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है। तो अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन जो होता है ये क्या है? अभिप्रेरण है, समायोजन है। गेट्स कहता है क्या ये अभिप्रेरण है, क्या समायोजन है, क्या ये सीखना है, क्या ये चिंतन है? चिंतन जिसे हम एनालिसिस कहते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? सीखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट रहेगा। क्या है? सीखना है। अपने अनुभव जो होते हैं उनके द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो सीखना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट।
सीखने के प्रकार के निवारण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। सीखने का जो प्रकार है इसके निवारण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। सीखने वाले को प्रेरित प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए या फिर इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों इसका जो प्रमुख कारण है, विद्यार्थी जीवन में जो होता है, एक बालक के जीवन में विद्यार्थी जब वो होता है उसके जीवन में सीखने का जो प्रकार है उसके निवारण में क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसे दंडित नहीं करना चाहिए। सीखने को प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल प्रोत्साहित भी करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, यह भी जरूरी है। इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, जो वो गलती करता है या फिर जो सीखने के कारण होते हैं उनके अध्ययन करना चाहिए। यहाँ पर जो दंडित जो ऑप्शन है ये गलत रहेगा, क्योंकि दंडित करने से वो सीखता नहीं है, अपितु वो भयभीत होता है, उसके प्रति आकर्षित नहीं हो पाता। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है उसके बाद यह क्रमशः मंद हो जाती है, उसे कहते हैं। दोस्तों जब भी हम कुछ नया करते हैं, कुछ भी सीखने का प्रयास करते हैं, जब हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें हम तीव्र गति से सीखते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो सीखने की गति होती है वो धीमी हो जाती है, मंद हो जाती है, स्लो हो जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है, इसे अंतोदर वक्र कहते हैं, उसे नतोदर वक्र कहते हैं, इसे मिश्रित वक्र रेखा कहते हैं, या फिर ये वक्र रेखा नहीं होती है। दोस्तों इसे कहा जाता है अनोत्तर वक्र। ये जो अनोत्तर वक्र जो होता है इसमें सीखने की जो प्रक्रिया होती है ये शुरू में तो तीव्र होती है, लेकिन समय अनुसार ये धीरे धीरे मंद हो जाती है, तो ये अनोत्तर वक्र के अंदर आता है। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है। अनुबंधन की जो प्रक्रिया है इसमें प्रथम सोपान, प्रथम जो सीढ़ी है, सीढ़ी या फिर सोपान जो है ये क्या है। पहला ऑप्शन है उत्तेजना, आवर्ती, सामान्यीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा उत्तेजना। हमारे अंदर जो उत्तेजना होती है ये अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान या फिर प्रथम सीढ़ी होती है। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सीढ़ी पूछे जाए तो वो उत्तेजना होती है, किसी भी कार्य को करने की जल्दी जल्दी की, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ये उत्तेजना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि आंतरिक दशा नहीं है, किसको, ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, एक व दो दोनों या फिर एक और दो दोनों। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिए पहला अथवा दूसरा दे रखा है, यहाँ पर दोनों दे रखे हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उद्दीपन की स्थिति। उद्दीपन की जो स्थिति है ये ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है, यानी आवश्यकता जो है ये ध्यान को केंद्रित करने की, ध्यान को आकर्षित करने की एक प्रमुख दशा हो सकती है, स्थिति हो सकती है। स्वयं की उत्पत्ति से होती है। स्वयं की जो उत्पत्ति है ये किससे होती है, आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से या फिर संप्रयत्नों के निर्माण से। दोस्तों मूल जो प्रवृत्तियां होती है जो हमें आनुवंशिक या फिर अपने नेचुरल सामाजिक वातावरण से जो मिलती है, ये जो मूल प्रवृत्तियां होती है इन्हीं को स्वयं की उत्पत्ति इन्हीं से होती है, मूल प्रवृत्तियों से स्वयं की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अभिप्रेरण के लिए अक्सर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। जो अभिप्रेरण जो होता है उसके लिए अक्सर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, स्वयं का, आवश्यकता का, भावना का या फिर प्रत्यक्षीकरण का। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि अभिप्रेरण जो है इसमें अक्सर किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है आवश्यकता का। आवश्यकता जो शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए, अभिप्रेरण के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। बच्चों में स्वयंगात्मक जो समायोजन है ये प्रभावी होता है व्यक्ति के निर्माण में, कक्षा का शिक्षण में या फिर अनुशासन में या फिर इन सभी में। दोस्तों बच्चों के स्वयंगात्मक जो समायोजन है इनमें प्रभावी जो रहता है व्यक्तिगत निर्माण में भी होता है, कक्षा शिक्षण में भी होता है और अनुशासन में भी होता है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है,
अधिगम का जो प्रक्रम है अभिप्रेरण, अभी हमने देखा अभिप्रेरण के जगह हम आवश्यकता शब्द का भी प्रयोग करते हैं। और ये जो अभिप्रेरण है ये सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाता है। क्या आवश्यकता सीखने वाली की स्मृति यानी माइंड जिसे हम कहते हैं, दिमाग जो होता है उसको तेज बनाता है। पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। एकादशीय रूप से सोचने सीखने वाले को प्रस्तुत करता है। नए सीखने वाले अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कि नए सीखने वाले अधिगम जो होते हैं, जो नई सीखने की जो आवश्यकता होती है उनके लिए रुचि का सृजन करता है। कौन करता है? तो ये अधिगम का जो प्रक्रम अभिप्रेरण है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। दोस्तों जब एक छात्र जब अपना अध्ययन करता है उस समय जो अधिगम होता है उसका, उस पर आर्थिक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है। अमीर छात्र अधिक अधिगम करता है, किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। गरीब छात्र अधिगम करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अधिगम जो होता है इस पर किसी भी आर्थिक स्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। काम की प्रवृत्ति का सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। काम की जो प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति जिस प्रकार जिस क्षेत्र में जो भी हम कार्य जो करते हैं, जो काम हम करते हैं, उस पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। स्किनर ने, हेगर्टी ने, या फिर सिगमंड फ्राइड ने, या फिर थर्स्टन ने। दोस्तों सिगमंड फ्राइड जो है इन्होंने काम की जो प्रवृत्ति होती है, जो दशा होती है उस पर सर्वाधिक बल दिया। किसने? सिगमंड फ्राइड ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है। तत्परता का जो नियम है ये अधिगम का किस प्रकार का नियम है। मुख्य नियम है, सहायक नियम है, या फिर गौण नियम है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा उपयुक्त सभी। दोस्तों ये जो तत्परता का नियम है ये अधिगम का मुख्य नियम है। कौन सा नियम है? मुख्य नियम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा ए नंबर करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है। थॉर्नडाइक का जो अधिगम नियम है इसमें सर्वाधिक प्रधानता किसको है। तत्परता को, अभ्यास को, काम प्रवृत्ति को, या फिर प्रभाव को। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अभ्यास को। थॉर्नडाइक का जो अधिगम नियम है ये सर्वाधिक प्रधानता किसको देता है। वो देता है अभ्यास को। अभ्यास जिसे हम प्रैक्टिस कहते हैं, प्रैक्टिस को सर्वाधिक कौन महत्व देता है। थॉर्नडाइक का अधिगम नियम। नेक्स्ट बात करते हैं अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया। अधिगम जो होता है इसका सर्वाधिक ठोस सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। स्किनर ने, हल ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी थॉर्नडाइक द्वारा, या फिर थर्स्टन द्वारा। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि थॉर्नडाइक जो है इनके द्वारा कौन सा अधिगम का ठोस सिद्धांत दिया गया। और अधिगम जो है ये किस, थॉर्नडाइक का जो अधिगम है ये किस पर सर्वाधिक बल देता है, प्रधानता देता है, तो वो देता है अभ्यास पर। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसके अनुकरण में से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है। शिक्षकों के, दोस्तों के, माता पिता के, उपयुक्त सभी के। शिक्षक के द्वारा, या फिर दोस्तों के द्वारा, या फिर माता पिता के द्वारा एक बालक नए ज्ञान की प्राप्ति करता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा सभी। क्योंकि बालक जो होता है वो शिक्षक से भी सीखता है, अपने दोस्तों से भी सीखता है, और अपने माता पिता से भी सीखता है, यानी इन सभी से सीखता है। तो नए ज्ञान की प्राप्ति का सृजन इन्हीं सभी से होता है। अस्पष्टता के नियम में विचार होता है, विचार होते हैं स्पष्ट, अस्पष्ट, या फिर सामान्य, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अस्पष्टता का जो नियम है इसमें विचार जो होते हैं वो स्पष्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। सन 1879 यानी 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया। वुंट नामक का जो वैज्ञानिक है इसने किसको, व्यवहारिक जो प्रयोग है इनको आरंभ किया। व्यवहारिक प्रयोगों को किस विधि के अंतर्गत प्रयोग में, व्यवहारिक जीवन में प्रयोग में आरंभ किया। जीवन वृत्त विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नावली विधि, या फिर मनोविश्लेषणात्मक विधि।
दोस्तों प्रैक्टिकली जो विधि है इसको इन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया। वुंट ने 1879 में किस विधि को, तो प्रयोगात्मक विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया, व्यवहारिक प्रयोग में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार जो होता है, नेचुरल जो होता है, उसमें परिवर्तन लाने का जो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है। प्रेरकों का संबंध, व्यवहार, कुशलता, सभ्यता या फिर अधिगम। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अधिगम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। दोस्तों अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहा जाता है, अधिगम। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से आदत होती है स्वेदात्मक क्रिया, मूल स्वेगात्मक क्रिया, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति या फिर उपयुक्त में से सभी। दोस्तों आदत जो होती है एक हैबिट जो होती है, हैबिट की बात करें, ये जो हैबिट है ये पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, स्वेदनात्मक अधिगम क्या है, ये तीनों पूछा गया है। ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम और स्वेदनात्मक अधिगम जो है ये क्या है। अधिगम के प्रकार है, अधिगम की अवस्था है, अधिगम की प्रकृति है या फिर अधिगम स्थानांतरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट रहेगा। ये जो तीनों है ये अधिगम के प्रकार है, कौन कौन से, ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम और स्वेदनात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट रहेगा। बी एफ स्किनर ने टेंटोफोन किसका आंकलन करता है। बी एफ जो स्किनर है इनका जो टेंटोफोन है ये किसका आंकलन करता है। दोस्तों पहला ऑप्शन है मानसिक स्तर का, व्यक्तिगत का, अधिगम स्थानांतरण का या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत का। बी एफ स्किनर का टेंटोफोन जो है ये किसका आंकलन करता है, ये व्यक्तित्व का आंकलन करता है। एक मनुष्य या फिर एक व्यक्ति में जो व्यक्तित्व होता है उसका आंकलन टेंटोफोन करता है, जो कि बी एफ स्किनर के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एन ए क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक थे। शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के, अनुकूलित अभिगम के अनुदेशन से, श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के या फिर उपयुक्त में से सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए नंबर जो ऑप्शन है ये शाखात्मक जो अभिक्रमित अनुदेशन है उसका प्रकार के जनक है, अनुदेशन के जनक है कौन, एन ए क्राउडर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। साइमन बिने के अनुसार बुद्धि क्या है, पहचानने तथा सुनने की शक्ति, केवल सुनने की शक्ति, केवल पहचानने की शक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पहचानने एवं सुनने की शक्ति है क्या, साइमन बिने के अनुसार बुद्धि। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, और किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता करती है। तो दोस्तों जब भी कोई अध्यापिका है ये बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता किस प्रकार सहायता प्राप्त करवाती है। बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में मौका देना ये सही रहेगा। हल करते समय सहायता करना, क्या ये अध्यापिका का मुख्य कार्य रहेगा। पाठ्य पुस्तक में समस्याओं को उत्तर देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, सभी समस्याओं के सभी हल प्रदान करना जो छात्रों के सामने खड़ी होती है, समस्याएं हल करने के लिए पुरस्कार देना। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए नंबर ऑप्शन, कि जो एक अध्यापिका होती है बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता किस प्रकार बना सकती है, सहायता प्राप्त करवा सकती है। बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना एवं हल करते समय उनकी सहायता करना। नेक्स्ट बात करते हैं कि छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकता है। व्यक्तिगत भेद शामिल करने का क्या आधार हो सकता है। शिक्षण के कई तरीके हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी की बात करें कि आंकलन के तरीके हो सकते हैं, या फिर बहु आकलन हो सकता है, या फिर एक और दो दोनों हो सकते हैं।
दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शिक्षण के कई तरीके हो सकते हैं एवं आकलन के कई तरीके हो सकते हैं। व्यक्तिगत जो भेद होता है छात्रों के बीच उनको शामिल करने के आधार दो हो सकते हैं, एक तो शिक्षण के कई तरीके हो सकते हैं, आकलन के कई तरीके हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा डी करेक्ट, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के अंदर कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आनुवांशिकता, पर्यावरण का मिश्रण या फिर परीक्षाओं की संख्या। एजुकेशन की जो संख्या है क्या ये व्यक्तित्व बनाने में विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आनुवांशिकता। जो आनुवांशिक हमें गुण प्राप्त हुए हैं एक तो वो, और एक हमारा जो पर्यावरण है, सामाजिक माहौल जो है, ये व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस प्रकार बात करें कि एक व्यक्ति एक गरीबी में गाली गलौच वाले क्षेत्र में अगर रहता है तो उसके व्यक्तित्व में जो विकास होगा वो भी गालियों के रूप में हो सकता है। अगर वही जो पर्यावरण है वो बात करें सांस्कारिक हो तो वो संस्कार उनके अंदर कुछ ना कुछ जरूर उसके विकास में सहायता प्राप्त होंगी। बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल है प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा या फिर पुरस्कार और दंड परिणामों का ज्ञान। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर पूछा गया है प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड परिणामों का ज्ञान। ऑप्शन नंबर पहला प्रशंसा और दोषारोपण। बाह्य जो अभिप्रेरण है उसमें क्या शामिल है? पहला ऑप्शन देखा, दूसरा देखा पुरस्कार एवं दंड परिणामों का ज्ञान, 1 और 3 दोनों, 1, 2 और 3, केवल 2, 1, 2, 3 एवं 4। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ये सभी जो है ये बाह्य अभिप्रेरण में शामिल है। प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड परिणामों का ज्ञान। यहाँ पर ऑप्शन नंबर रहेगा डी करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। रेवेन का गतिशील साचा RPM जो परीक्षण है ये परीक्षण का उदाहरण है। मौखिक बुद्धि का जानना, संस्कृति मुक्त बुद्धि का लब्धोक और गैर समय बुद्धि का लब्धोक, व्यक्तित्व का। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा संस्कृति एवं मुक्त बुद्धि का लब्धोक जो है ये रेवन की प्रगतिशील साचा जो RPM है उसके परीक्षण का मुख्य आधार है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सत्य है? सीखने के बारे में पूछा गया है। सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। सीखना कौशलों के संचय के समान है। सीखने को सामाजिक क्रिया सुविधा देती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी नंबर। सीखने की सामाजिक जो क्रिया है ये सुविधा देती है सीखने को। सीखने के अंदर जब भी हम कुछ नया सीखते हैं उसमें सर्वाधिक जो क्रिया होती है जो सुविधा प्रदान करती है वो सामाजिक क्रिया होती है। सामाजिक जो बदलाव या फिर चेंजेस, सामाजिक जो गतिविधियां होती है वो सीखने में सर्वाधिक सहायता प्रदान करती है। और आज का अंतिम सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान, निर्देश। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा संवाद। संवाद जो होते हैं आपस में चैटिंग जो बातचीत जो होती है, जो बातें एक विषय को लेकर आपस में संवाद जिस प्रकार से वो करते हैं, ये जो है एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने में सक्षम बनाती है। किसी भी विषय पर जब वो आपस में बातचीत करते हैं तब वो बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से सीखते हैं। आज हमने 50 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वीडियो का टेलीग्राम लिंक है, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।